नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, और आज बातचीत करेंगे उत्तराखंड में स्कूलों के हाल की और इन स्कूलों की वजह से वहां पर हो रहे बच्चों के नुकसान की। जी हाँ, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और इस बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी हम आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग ने हाल ही में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए सर्वे रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपा है, जिसमें आयोग ने यह खुलासा किया है कि प्रदेश के 1149 प्राथमिक स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। इसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रतिक्रिया दी है और सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा का भगवान मालिक है। प्रदेश में 1149 स्कूलों में एक भी शिक्षक न होने की बात कही जा रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक है और उसके बाद आवश्यक है वह है क्लीन इंडिया की बात करने वाले प्रधानमंत्री और सीएम धामी के शासन में देहरादून के 100 से ज़्यादा विद्यालय जिनमें शौचालय ही नहीं है। तो क्या हालत है और क्या हालात हैं शिक्षा विभाग के, ये समझा ही जा सकता है। मेहरा ने कहा कि इनको मदरसों और मज़ारों से फुर्सत हो तब तो ये शिक्षा की ओर ध्यान देंगे। सवाल ये है कि अब धामी सरकार क्या जवाब देती है। क्या शिक्षा का सरकार के एजेंडे में कोई प्राथमिकता नहीं है? क्या नौनिहालों का भविष्य सरकार के नज़रों में गौण है? विकास कैसे होगा जब बच्चों का भविष्य ही नहीं सुधरेगा? या फिर सारे आंकड़े गलत है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल तो है और यह सवाल अपने आप में अहम भी है कि उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। क्योंकि 1149 प्राथमिक स्कूलों की यदि बात की जाए तो एक संख्या काफ़ी बड़ी है और इसमें कोई शिक्षक ही नहीं है, तो बच्चे आखिर पढ़ेंगे ही क्या और किससे पढ़ेंगे, यह बड़ा सवाल है। और विपक्ष साफ तौर पर सरकार से यह सवाल पूछ भी रहा है कि क्या शिक्षा सरकार के एजेंडे में शामिल भी है या नहीं। नौनिहालों का भविष्य क्या होगा और क्या शिक्षक कमी के आंकड़े गलत हैं, यह भी सवालिया निशान लगा हुआ है इस पूरे प्रकरण पर। क्योंकि ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग ने यह रिपोर्ट सौंपी है और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की ओर बात की गई है। उसके सुधार के लिए सर्वे रिपोर्ट पेश किया गया है और उसमें यह खुलासा हुआ है जो सबको चौंकने पर विवश जरूर कर रहा है। तो उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था लगातार सवालिया निशान में है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और यह सवाल वाजिब भी है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में यदि स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है तो फिर उन स्कूलों के क्या मायने हैं और शिक्षा के ही क्या मायने हैं, और किस स्थिति में बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये अपने आप में सवाल तो है। और शिक्षा व्यवस्था पर जो सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसने एक बार फिर से विपक्ष को मौका दिया है सरकार को घेरने का। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मुद्दे को सत्ता पक्ष और विपक्ष कैसे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम चर्चा ज़रूर करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी जुड़ी हैं। वहीं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रभा बंदूनी जी भी जुड़ गई हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। प्रभा जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। सरकार में आप हैं, सवाल भी आप ही से पूछा जा रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 8 साल से आप सरकार में हैं। धामी सरकार की बेमिसाली के आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, लोगों को यह मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या उन बच्चों के बारे में भी सोच रहे हैं जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में जाते हैं? और 1150 के आसपास ऐसे स्कूल हैं जिनमें आपके पास शिक्षक ही नहीं है, और जब शिक्षक ही नहीं है तो उस स्कूल का क्या फ़ायदा, बच्चों के जाने का क्या फ़ायदा और फिर पढ़ाई का क्या फ़ायदा। इस हिसाब से तो वहाँ पर शिक्षा का हाल बहुत बुरा है। और क्या ये सारी चीज़ें आपके नोटिस में नहीं है प्रभा जी? देखिए कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज
धामी सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में शिक्षा के लिए काम हो रहा है उसके बारे में ठीक है। ये जो पलायन आयोग की अभी रिपोर्ट आई है, ये आपको एक आंकड़े जो दिए गए हैं, तो ये निरीक्षण हमारी सरकार के द्वारा ही करवाया गया था, क्योंकि हमारा संकल्प है कि हम आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को एक विकसित राज्य की ओर ले जा रहे हैं। तो अब जब वहां पे हमने ही रिपोर्ट तैयार करवाई है कि हमारा कोई भी जिला ब्लॉक स्तर पे शिक्षा से वंचित ना रहे, तो जब ये रिपोर्ट आई तो कुणाल जी, एक चीज मैं इससे पहले स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि आज शिक्षा के लिए जितना उत्तराखंड सरकार ने बजट दिया है, उस बजट के अनुरूप ही हमारी शिक्षा नीति ये है कि अगर किसी गांव तक में भी एक बच्चा भी स्कूल में है तो वो शिक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए वहां पर शिक्षक दिया जाएगा। अगर एक बच्चा भी स्कूल में है, तो ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं कि जहां पर एक बच्चा या दो बच्चे भी हैं तो वहां पे शिक्षक दिए गए हैं। ये भी उस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि जो हमारी सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि देखिए शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं और फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसमें रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार पलायन हुआ है, वहां पे कई गाँव में क्या संख्या बहुत कम है, जो आबादी है नहीं है, तो उन स्कूल के लिए सरकार ने क्लस्टर स्कूल्स की पॉलिसी बनाई है कि अगर 4-5 किलोमीटर के दायरे के जो स्कूल है वहां के बच्चों को, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिन परिस्थितियों में एक बच्चा बैठा होगा, एक अध्यापक वहां पर होगा, तो किन परिस्थितियों में वो उनका पढ़ाई चल रही होगी। तो वहां सरकार ने क्लस्टर स्कूल का कर दिए हैं, वहां पर बनाने के लिए आदेश जारी किए हैं कि जो 4-5 किलोमीटर के दायरे के स्कूल होंगे वहां के सारे बच्चों को एक जगह लाया जाएगा और उनके आने जाने का जो खर्चा होगा वो सारा सरकार वहन करेगी। तो ये मैं आपको गांव के स्कूल के बारे में आपको बता रही हूँ। तो अब ये जो क्लस्टर स्कूल के लिए एक और चीज मैं कुणाल जी बताऊंगी कि आज बोर्डिंग स्कूल हमारे जो उत्तराखंड के हैं, मैं ये कहूंगी वो नंबर 1 पोजीशन में चल रहे हैं। यहाँ कई ऐसे बोर्डिंग स्कूल हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्कूल है, कस्तूरबा गांधी है, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है, और उसके लिए आप ये देखेंगे प्रदेश में इतनी मारामारी है वहाँ एडमिशंस के लिए, और वहां से जो हमारे बच्चे निकल रहे हैं वो आईएएस हो, सेना में ऑफिसर हो, बड़े बड़े एजुकेशन के लेवल पे वो लोग जा रहे हैं। तो सरकार बहुत ज्यादा शिक्षा के लिए चिंतित है, और जो मैंने आप अनियमितताएं जहां पाई गई हैं, जो रिपोर्ट में आई हैं, उनके सुझाव भी हैं, और सरकार का तो उद्देश्य यही है कि शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे, उसके लिए कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। जहां पर यह है कि स्कूल्स है, मैंने आपको क्लस्टर स्कूल्स के बारे में बता दिया है, उसका कारण है कि वहां पे बच्चे नहीं है। तो अभी मैं जस्ट एक लाइन में इसको कंप्लीट करूंगी। एक चीज और है, अभी हमारे स्कूल में आप देख लीजिए, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स पे थे उसमें भी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक ठोस कदम उठाते हुए टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिस प्रकार से ताकि जो वहाँ के पेरेंट्स हैं, अगर उनको अभी कोई किसी भी प्रकार का प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं होने दी जाएगी। अगर किसी भी पेरेंट्स को यूनिफॉर्म, फीस स्ट्रक्चर या बुक्स से लेके कोई भी परेशानी होती है तो जिले शिक्षा अधिकारी पर कहीं पर भी अपनी कंप्लेंट डायरेक्ट वो दर्ज करवा सकता है। तो आप देख लीजिए, सरकार तो हर जगह अपना स्वतंत्र सबको निर्णय करने का अधिकार दे रही है, जिससे कि सरकार कहीं पर भी शिक्षा के साथ कोई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, और हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। ठीक है, डॉक्टर प्रतिमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रतिमा जी, आपने सारी चीज़ें सुन तो ली ही होंगी, इसीलिए एक सवाल आपसे भी यही बनता है कि मान लीजिए वो कह रहे हैं कि भाई हमने ही सर्वे कराया है, रिपोर्ट कराया है, ताकि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कुछ खामियां हैं, उनको दुरुस्त किया जाए, क्लस्टर स्कूल्स उसके ऑल्टरनेट के रूप में उन्होंने ये बातें कही है। तो क्या एक तरह से ये इंट्रोस्पेक्शन का भी माहौल बनाया जा रहा है सरकार के तरफ से कि भाई हर सरकार में कुछ न कुछ तो प्लस होता है, कुछ माइनस होता है, उन माइनस को जान के वो उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? कुछ गलत है क्या? दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए, जिस तरीके से मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को सुन रही थी, उन्होंने कहा था कि हमने रिपोर्ट तैयार करवाई। हाँ। तो ये इन्होंने रिपोर्ट तैयार नहीं करवाई है, ये जो है पलायन आयोग, जो कि एक मुझे लगता है स्वतंत्र आयोग है, और उसने एक सर्वे किया, और ये सर्वे जो है जब इनके विरुद्ध आ गया, मुझे लगता है तो बड़ी जो खटास तो मन में भारतीय जनता पार्टी के जरूर होगी, क्योंकि इन्हें लगा होगा कि ऐसा जो स्थिति है इतनी दयावह, जो इतनी भयावह नहीं होगी। देखिए, राइट टू एजुकेशन देने का कार्य जो है कांग्रेस पार्टी ने किया, आपको पता है, जिसके तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा
का जो अधिकार है वो कांग्रेस पार्टी ने मुहैया कराया था और संविधान में निहित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी निहित है। और अगर मैं जो है आर्टिकल 21 की बात करूं तो उसमें भी शिक्षा का जो अधिकार है वो 21A के माध्यम से अमेंडमेंट करके जो ऐड किया गया था कि वो एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और वो कांग्रेस पार्टी की देन है। तो जिन लोगों को, समझिए आप बात को, जब व्यक्ति पढ़ेगा तो सरकार तो जागरूक होगा और सरकार से फिर सवाल करेगा। और भारतीय जनता पार्टी, आपने खुद देखा है कि सिर्फ मन की बात करना जानती है, ये जन की बात ना सुनना चाहती है और ना किसी के सवालों को जो है सुनना चाहती है। इन्होंने क्लस्टर स्कूल की बात करी। क्लस्टर स्कूल की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? वो तो इसीलिए पड़ी ना क्योंकि आप जो स्कूल चल रहे थे, अभी एक रिपोर्ट आई थी शिक्षा विभाग की, आपको भी पता होगा, उस पर शायद हमारी डिबेट भी हुई थी कि किस तरीके से 1715 के करीब ऐसे स्कूल थे जहां पर जो पंजीकृत छात्रों की संख्या थी वो 2 से भी कम थी। और आप खुद समझिए इस बात को। और उसके बाद कई ऐसे स्कूल थे, आज मैं बताऊं आपको, उत्तराखंड पूरे देश में दूसरे नंबर का स्टेट बन गया है जहां पर स्कूलों में छात्रों की संख्या 1 है और 1 से भी कम यानी 0 है। और आज इसकी वजह पता चली जब पलायन निवारण आयोग ने अपनी सर्वे रिपोर्ट ली, तब पता चला, अंदाजा लगा इस बात का कि आखिर छात्रों की संख्या कम है क्यों। उसकी वजह यही है कि जब आप शिक्षक मुहैया नहीं कराएंगे, पहाड़ हो या मैदान हो उनके स्कूलों में, तो फिर वहां पे छात्र पढ़ेंगे कैसे। और समझिए ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी एक रणनीति है। आप क्लस्टर स्कूल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो स्कूल सेटअप थे, जो कांग्रेस पार्टी के वक्त से सेटअप है, क्योंकि शिक्षा के अधिकार की बात हम करते हैं, आप उसको चलाने में नाकामयाब रहे। आप शिक्षा व्यवस्था को आपने बिल्कुल जो है धरातल पर ला करके छोड़ दिया है। इसकी वजह मैंने आपको बताई कि जो लोग सिर्फ मन की बात करते हैं, जनता की बात सुनते नहीं, सवालों को कभी सुनते नहीं, वो जनता को पढ़ने नहीं देना चाहते। क्योंकि जब प्रदेश पढ़ेगा तो प्रदेश का बच्चा सवाल भी पूछेगा कि 2014 में मोदी जी ने जो वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष हम लेके आएंगे, वो कहाँ गई? आपने कहा था कि जो है बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार इनकी सरकार, लेकिन आज भी महंगाई जो पुराने दिन थे उनसे बुरी स्थिति में है। तो जनता ये कह रही है आज की डेट में, और मुझे लगता है भाजपा को भी ये समझ आ जाएगा कि भाई कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, वो जो बुरे दिन थे आप वही लौटा दीजिए। कम से कम बच्चा जो था वो स्कूल जाकर के पढ़ तो रहा था। ये नेक्सस है, इसको समझने की कोशिश करिए। ये एक नेक्सस है प्राइवेट स्कूल्स और सरकार के बीच का। इसलिए क्योंकि अगर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि समझिए अगर आप सरकारी स्कूलों को बंद कराने की कगार पे लेके नहीं जाएंगे तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपनी मनमानी कैसे करेंगे, चाहे फीस के मुद्दे पे हो, चाहे कॉपी किताब के मुद्दे पे हो, किसी भी मुद्दे पे। अभी आप कल ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, एक न्यूज पढ़ रही थी जिसमें ये देखा कि जो किताब कॉपियों का जो बंडल जो केवी केंद्रीय विद्यालय वहां पे 400 रुपए का है, वही कॉपी किताब का यूकेजी और एलकेजी का बंडल 4600 रुपीज का प्राइवेट स्कूल में है। अब ये आप इसके बाद आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने टोल फ्री नंबर जो है उसका लॉन्च करने का कार्य किया। अब आप शिकायत कर सकते हैं, अब आप ये कर सकते हैं। अरे भैया बहुत हो गया। अब बोल बोल के सिर्फ आदेश पारित कर करके अपने आदेशों को धरातल पर लाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, जो जिम्मेदारी सरकार जो है जिसका निर्वहन सरकार नहीं कर पा रही है। और सरकार को शर्म आनी चाहिए। ठीक है, नहीं ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुझे 10 सेकंड दीजिए। देखिए, जिस प्रदेश का बजट की शुरुआत वो ज्ञान से करते हैं, लेकिन उसी प्रदेश के ज्ञान का जो मंदिर है, जो स्कूल, उसकी जो हालात खस्ता हाल इन्होंने कर रखी है, तो मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जो प्रदेश के नैनीहालों का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं। प्रतिमा जी, नहीं ये इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, अब शिक्षा ऐसी बुनियादी चीज है जिसको लेकर के हम चाहते हैं या कोई भी चाहता है कि वाद विवाद ना हो और ये सुचारू रूप से चले, लेकिन इतने गैप के बाद सवाल तो पूछे जा ही सकते हैं और जाएंगे ही। प्रभा जी, देखिए, शिक्षा के ऊपर जो बातचीत हमने की वो अपने आप में तटस्थ है, लेकिन क्लीन इंडिया ये मिशन, ये स्वच्छता को लेकर के आपने गजब की मुहिम चलाई थी और ये आज से नहीं है, सालों से ये मुहिम चल रही है। और वही सर्वे रिपोर्ट में एक और खुलासा भी हुआ है, जिस सर्वे रिपोर्ट की आप बात कर रही थी कि देहरादून, चलिए सुदूरवर्ती इलाकों की आपने बात की कि भाई हमने सर्वे कराया, पहुंच से दूर है, देहरादून में ही 100 ऐसे स्कूल हैं जिनमें शौचालय नहीं है। आपके पास तो इतने सारे एक्सपर्ट कमेटी होते हैं, आपके पास संसाधन है। वो मैं करेक्शन कर दूं, 142 स्कूल्स ऐसे हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर के मैटर में, जिनमें देहरादून में ही ऐसे हैं जिनमें शौचालय तक। चलिए, आप जान ही रही हैं तो बता भी दीजिए क्या कारण है।
जी कुणाल जी, मैं जवाब देना। बोलिए मैडम। जी कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, विपक्ष उन आंकड़ों को बहुत जोर शोर से पेश करता है जिसमें इनको सरकार में कमियां दिखाई देती हैं। अभी इससे पहले हमारी नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी जिसमें रोजगार में भारतीय जनता पार्टी को स्टार्टअप में नंबर 1 ये तो लेकिन सरकार के लिए अच्छी बात है ना प्रभा जी। एक मिनट माफ कीजिएगा, यदि विपक्ष का तो काम ही है सवाल पूछना, वो आपसे सवाल पूछ रही है तो आगे का रास्ता दिखा रही है, आपके लिए तो अच्छा है ना प्रभा जी। बिल्कुल सही बात है, हम बिल्कुल इसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक प्रश्न विपक्ष से है कि अगर कोई आंकड़े सरकार के खिलाफ या कहे कि सरकार को ठीक है बताए गए हैं तो वो विपक्ष के लिए सही आंकड़े होते हैं, लेकिन जब हम राज्य की आर्थिक स्थिति में राजस्व हमारा बढ़ गया है, नीति आयोग हमें स्वरोजगार में या रोजगार देने में नंबर 1 पोजीशन पे लेके आ रहा है, तब विपक्ष के पेट में दर्द क्यों होती है? तब ये लोग कहते हैं कि ये आंकड़े तो सरकार ने खुद बनाए हैं इसलिए हम इन आंकड़ों को विश्वास नहीं करते हैं। तो ये तो इन्हीं पर सवाल या निशान है। या तो अगर आप आंकड़े, मैं इनसे पूछ रही हूँ कि आंकड़े स्वीकार करने का आपका क्राइटेरिया क्या है? आप उन आंकड़ों को सही मानते हैं जो सरकार के खिलाफ है या उन आंकड़ों को सही मानते हैं कि जो सरकार के पक्ष में है? तो कहीं तो अपनी कुछ गैरत रखिए, कुछ तो सोच समझ कर बोलिए कि आप बोल क्या रहे हैं। स्वीकार करिए तो ये भी बोलिए कि हाँ, राज्य सरकार ने 20,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार दिया है, उसमें ये स्पष्ट आपको मना कर देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है ऐसा। आज हम ये कहेंगे अगर ठीक है कुणाल जी, हम क्योंकि जिम्मेदारी के साथ ये शिक्षा का विषय है, मैं इस पर बोलना चाहूंगी, इसको मैं नहीं इसको राजनीति बना रही हूँ। देखिए, अगर जब ये स्कूलों की भी बात कही है आपने, तो जो क्लीन इसकी भी बात करेंगे तो हमारे जो देहरादून सिटी में भी जो स्कूलों के लिए अभी मैं सुन रही थी, इनको ये कह रहे थे कि स्कूल खोले गए कांग्रेस के राज में। मैं आपको बताना चाहूंगी कुणाल जी, कितने ऐसे स्कूल थे जो इन्होंने पंजीकृत ही नहीं करवाए थे। कई भवनों के बारे में भी ऐसा आ गया कि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जर्जर स्थिति में वो है, तो उन स्कूलों को दान में दिए गए वो स्कूल थे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये कांग्रेस की मिली भगत चल रही थी, जो ये नेक्सस की बात कर रही है वो इनका, और जो दान दे रहे थे उनका, इनकी आपस में सांठ-गांठ चल रही थी कि इस प्रॉपर्टी को हम दान के उसमें दिखा देंगे और फिर आपस में बांट लेंगे। तो ये तो देखिए जग जाहिर है, आज कांग्रेस का नेक्सस तो बड़ा बड़ा जगह, अभी वक्फ बोर्ड में भी हमने देख लिया है किस प्रकार इन्होंने गरीब मुस्लिमों का हक छीना है। वक्फ बोर्ड के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर ये मलाई खाने का काम कर रहे थे। तो इसलिए इनकी बातों पर तो बिल्कुल भी विश्वास करना, मुझे लगता है किसी भी मुद्दे को ये गंभीरता से लेंगे, मैं नहीं समझती हूँ। और अगर ये कहते हैं कि अभी मैं क्लीन इंडिया, तो देखिए हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि चाहे कोई भी स्कूल हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, शिक्षा हमने हमारा जैसे कहेंगे कि हमारी प्रायोरिटी है, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, इसीलिए हम समय समय पर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स उसमें करते रहते हैं। अब देखिए, एक तरफ तो हम राज्य की संस्कृति और विरासत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे माननीय, ये जो प्रभा जी आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हैं, ये जो स्कूलों में क्लीन इंडिया के तहत, उसको भी आप रेक्टिफाई करने के लिए कुछ पहल कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आपको कुणाल जी ये बताएंगे कि जितने भी स्कूल हमारे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री ने आदेश दे दिए हैं कि मुझे जितने भी, अभी वो गए थे आपके पिथौरागढ़ में, उन्होंने स्कूल के लिए 14 करोड़ से, अब ये जो नवोदय स्कूल राजीव गांधी बन रहा है, कोई बिना किसी भेदभाव के किसी भी जिले में जहाँ पर भी हमें लग रहा है, समझ गया आपकी बात, बिना किसी भेदभाव के इन सारी चीजों को तटस्थ और दुरुस्त किया जाए। ठीक है, कोई फर्क ठीक है प्रभा जी, समझ गए। कौन सा ओके ओके प्रतिमा जी, देखिए मुझे एक चीज यह निकल कर सामने आई, बाकी तो आपने बातें सुनी। प्रभा जी का यह भी कहना है कि भाई जब चीजें सरकार के पक्ष में रिपोर्ट आती हैं तो आप उनमें तारीफ नहीं करते हैं या उनमें उनका स्वागत नहीं करते हैं, लेकिन वही जब आंकड़े सरकार के खिलाफत में हो जाती है तो आप उन्हें बहुत पिन पॉइंट करते हैं। इस चीज के ऊपर भी आप बता दीजिएगा, और बाकी चीजें तो आपने सुनी ही है। देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, हम जो भी निष्पक्ष जो है कमेटी होती है, निष्पक्ष आयोग होते हैं, उनकी अगर कोई रिपोर्ट आती है तो हम उसे बिल्कुल जो है स्वीकार करने का कार्य करते हैं। अब एक छोटी सी बात बताऊंगी, बड़ी बड़ी बातें हो गई। एनएसएसओ का नाम सबको पता है। एनएसएसओ एक ऐसी एजेंसी है जिसकी जो रिपोर्ट है वो प्रमाणित होती है, ठीक है, यहाँ से नहीं विदेशों में भी उसके आंकड़ों को माना जाता है। जब उस एनएसएसओ ने आंकड़ा दिया कि 45 सालों में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी दर वो नरेंद्र मोदी की सरकार में रही, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो कह रहे थे, जिन्होंने एनएसएसओ की रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि ये तो बायस्ड है और ये कांग्रेस से प्रेरित है। ये कहा इन्होंने, आज यही जब खुद से पढ़ती है तो बड़ा दुख हो रहा है इनको।
दूसरी बात, विकास की बात इन्होंने कही कि प्रदेश को विकास की तरफ ले जा रहे हैं। अरे भाई, ये कौन सा विकास है जिसका इंतजार देश और प्रदेश की जनता 2014 से करने का कार्य कर रही है? लेकिन ये विकास जिसको पाल पोस रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये विकास और किसी को सड़कों पे नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही नजर आ रहा है। यही उसे पाल पोस करके बड़ा करने का जो है कार्य कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन, देखिए इन्होंने कहा विपक्ष के पेट में दर्द होता है। पहले तो ये शब्दावली बड़ी अजीब सी इस्तेमाल करते हैं भाजपा के लोग, पर चलिए कोई बात नहीं, हमारे पेट में दर्द नहीं हो रहा कुणाल जी। हमें जनता ने विपक्ष में बिठाया है और जब जब सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन करने में फेल होगी, विपक्ष बैठ करके और विपक्ष हर तरीके से सड़कों से लेकर सदन तक सरकार को ये याद दिलाएगा कि आपको इस जनता ने सत्ता पे बिठाया है उसकी सेवा करने के लिए, ना कि उसके विरोध में खड़े होने के लिए। आपको इस प्रदेश की जनता ने सत्ता में बिठाया है इसलिए क्योंकि आपने बड़े बड़े वादे किए थे, सर्व शिक्षा, आपने सबको समान शिक्षा देने की बात करी थी। आप समानता की बात करते हैं। कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ मलाई खाई। कैसी शब्दावली इस्तेमाल करते हैं? अरे मैडम, मलाई खाई होती तो 2014 से लेकर आपकी तो सरकार बैठी है, आप सत्ता में बैठे हैं। दिल्ली में कितने लोगों को जेल भेजने का कार्य किया आपने? सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। हम किसी भी चीज का समर्थन नहीं करते हैं जो कि जनता की भावनाओं के अगेंस्ट होता है, जो कि जनता की भावनाओं के खिलाफ होता है। हम खड़े होते हैं ना सदन में, फिर जो समर्थन कर रहे थे, अगर वो लीजिए हो गया, अगर हम मलाई खा रहे हैं तो अगर जो परेशानी हो रही है ना, कर रहे हैं अभी उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे पे 2G 4G जितना भी आपने किया, देखिए हमारे नेताओं को बाइज्जत चाहे कोई, ठीक है, चाहे कोई सवाल पूछे या जवाब दे, मैं समझ गया, उसके निहित यही निकल कर आता है कि जनता के मन में जो बात है और उसके हित के लिए जो बात है वो आप दोनों को सुननी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए, और सवाल उठाते हैं तो उठाइए भी और हल भी निकालिए, यही अपेक्षित है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का, आप दोनों ने वक्त निकाला और इस चर्चा में आप शामिल हुए। लेकिन जो दो बुनियादी सवाल हैं वह ये हैं कि कब ये शिक्षक भरे जाएंगे इतनी बड़ी संख्या में जो स्कूल है, ताकि बच्चे शिक्षा हासिल कर सके, और जो क्लीन इंडिया के तहत ओपन डेफिकेशन फ्री की बातें होती हैं, कम से कम स्कूलों में ही उसे चरितार्थ करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे जब स्कूल जाएं तो कोई अभाव महसूस ना करें। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।